हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये होते क्या हैं, इनको हम कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं और इनका उपयोग किसके द्वारा कब कब किया जाता है। उसके बाद में हम लोग क्लास के अंत में देखेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फिर आप लोग सुने होंगे फर्मवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखा जाए कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और इनको क्या क्या कहा जाता है या कैसे कैसे इनको यूज किया जाता है, ये दिखने में कैसे होते हैं, यानी हमको इनकी इमेज के माध्यम से भी इनको देखना है। जैसे देखिए आज की क्लास का टॉपिक क्या है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रकार। देखिए सॉफ्टवेयर टाइप, तो जनरली देखिए सॉफ्टवेयर को तीन भागों में बांटा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे देखिए आप कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से पड़े होते हैं, यानी जिसके आधार पर वह आपका सिस्टम या मोबाइल चलता है, यानी वो नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल एक खाली डिब्बे जैसा हो, तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जैसी हमको जरूरत होती है हम उसमें वो सॉफ्टवेयर डालते हैं या अपलोड कराते हैं। जैसे देखिए हम लोग मोबाइल में जो है देखिए विभिन्न प्रकार के एप्स डाउनलोड करते हैं, तो एप्स का फुल फॉर्म जो होता है एप्लीकेशंस। तो हम लोग देखिए सभी एप्स अपने मोबाइल में नहीं रखते, कुछ एप्स ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो ऑलरेडी मोबाइल में मिलते हैं, आपको पहले से कंपनी के द्वारा डाले गए रहते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और बाद में हम अपनी जरूरत के अनुसार कुछ एप्स को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है, या फिर किसी से शेयर करके लेते हैं, तो वो एप्स क्या हो जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कुछ कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में होते हैं, लेकिन उनका यूज जब हमको रहता है तब हम करते हैं, नहीं रहता है तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखा जाए कि ये विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए अब देखिए इनको इमेज के माध्यम से देख लीजिए। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए आप लोगों ने देखा होगा, एंड्रॉइड गूगल का देखिए है, मैक ओएस ये एप्पल का है, यूबंटू देखिए ये सब कंप्यूटर में होते हैं। फिर देखिए विंडोज है, ठीक है, फिर iOS है, फिर देखिए ये जितने आप इमेज में देख रहे हैं ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, स्काइप, जिसके द्वारा कंप्यूटर पे देखिए वीडियो कॉलिंग होती है, बात होती है। फिर देखिए व्हाट्सएप, देखिए ये मोजिला, म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, क्लिकअप, नेटफ्लिक्स, यानी हमको इनकी जरूरत रहती है तभी हम अपने मोबाइल में इनको या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, रखते हैं। नहीं जरूरत रहती है तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। देखिए इनको और भी बड़ी बड़ी इमेजेस के माध्यम से देख लीजिए, वही चीज मैंने अभी जो दिखाया, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड, iOS, ये देखिए एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए जैसे VLC मीडिया प्लेयर हम बहुत से लोग अपने मोबाइल में रखते हैं, नहीं रखते हैं, बहुत से लोग कंप्यूटर में रखते हैं, नहीं रखते हैं। देखिए पावर पॉइंट हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, कंपास हो गया, पावर पब्लिशर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, एडोब रीडर हो गया, ये सब कैसे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमको जरूरत रहेगी तब हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों के मोबाइल में ऑलरेडी पहले से सॉफ्टवेयर डाल के दिया था, लेकिन होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन जो कंपनियां बनाने वाली होती है वो इनको आपकी सुविधा के अनुसार पहले से उस सिस्टम में, मोबाइल में डाल के देते। लेकिन जब आप कोई कंप्यूटर खरीदेंगे, कोई लैपटॉप खरीदेंगे, तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको अलग से डलवाने पड़ते हैं, इंस्टॉल कराने पड़ते हैं, ठीक है, या तो वेब इंटरनेट के माध्यम से, या फिर जहां आप कंप्यूटर खरीदेंगे वो जो शॉप वाला होगा वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दें।
फिर देखिए, आप देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देख लिया जाए। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में देखिए एंड्रॉयड होता है, जो लोग एप्पल का मोबाइल चलाते हैं उनके में iOS होता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी होता है, बहुत से लोगों का अलग अलग होता है, बहुत लोगों में विंडोज होता है, बहुत से लोगों में दूसरा कोई होता है, किसी किसी में यूबंटू होता है, तो अलग अलग होता है। फिर देखिए यूटिलिटीज होती है, विभिन्न प्रकार के जो यूटिलिटी मतलब उपयोगिता वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कंप्यूटर में पड़े होते हैं, मोबाइल में पड़े होते हैं, जब हमको जरूरत होती है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी आपको ये सब दिखाऊंगा। फिर देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए होते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे असेंबलर, कंपाइलर, है ना, ट्रांसलेटर, ये सब होते हैं। फिर उसके बाद देखिए डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में जब देखिए कोई प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं या फिर कुछ अलग से कोई सिस्टम उसमें लगाते हैं, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर आता है, उसकी एक सीडी आती है, पेन ड्राइव आती है। अभी अब क्या हो गया है कि सीडी पेन ड्राइव नहीं है तो आप इंटरनेट से उसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और फिर वो डिवाइस काम करना शुरू कर देगी। जैसे देखिए हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो उसके लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्मवेयर होते हैं कुछ, कोई भी हम अपने कंप्यूटर में अलग से कोई हार्डवेयर जब ऐड करते हैं तो उस हार्डवेयर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए जो चीजों का इस्तेमाल होता है, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। फिर देखिए बायोस और यूएफआई होता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसके उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको ऐसे देख लेते हैं। देखिए बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सोर्स, ठीक है, यानी साधारण रूप से इनपुट आउटपुट सोर्स जो होता है, जिसको हम अलग से अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, वो बायोस में आते हैं। देखिए डिवाइस ड्राइवर, यानी हम अपने कंप्यूटर में अगर स्पीकर लगाना चाह रहे हैं, प्रिंटर लगाना चाह रहे हैं, स्कैनर लगाना चाह रहे हैं, तो जो अलग से डिवाइस लगाएंगे उसके ड्राइवर सॉफ्टवेयर आते हैं। फिर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर देखिए फर्मवेयर, बायोस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमको जिस प्रकार के काम की जरूरत है, हमको मल्टीमीडिया का काम करना है तो हमको जावा चाहिए, ठीक है, सी प्लस प्लस चाहिए, हमको नॉर्मल काम चाहिए तो हम विंडोज से काम चला लेंगे, ठीक है। जिसको ग्राफिक वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसको गेम वोम वगैरह खेलना है बहुत ज्यादा, तो उसको ग्राफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये सारे इसके इमेजेस हैं। अब देखिए अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के गेम जो हम लोग मोबाइल में खेलते हैं, कंप्यूटर में खेलते हैं, गेम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो गेम खेलने के लिए होते हैं, और गेम अच्छे से चले उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आप लोग देखते हैं कि ग्राफिक कार्ड लोग डलवाते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर देखिए वेब ब्राउजर होते हैं, विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर, जैसे हम लोग गूगल क्रोम, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के डाटा को इस्तेमाल करने के लिए, काम करने के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसको जैसे जरूरत होती है वैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। फिर उसके बाद देखिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी किसी कंपनी में, किसी उद्योग धंधे में जो वहां के चीजों को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर, अभी मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के एनिमेशंस का काम करने के लिए अपने कंप्यूटर में उसमें ग्राफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, देखिए विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट तैयार करने के लिए, विभिन्न प्रकार की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने के लिए हमको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, देखिए विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार की सारणी बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के टेबल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये सब किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए इनको देखिए हम लोग इमेज के माध्यम से देख लेते हैं, इतने देखिए ढेर सारे, इस सारी चीजों में देखिए हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, इमेज देखिए ये मैसेज का है, ईमेल का है, देखिए फिर घड़ी है, फिर देखिए ये सारी चीजें, गूगल ड्राइव है
फिर देखिए यूट्यूब है, ठीक है, वर्ड है, देखिए कंपास है, गूगल क्रोम है, एक्सेल है, घड़ी है, देखिए स्काइप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। देखिए ये सारी चीजें जो है सब क्या है, एडोब रीडर है। देखिए सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी इनका जब जब हमको जरूरत होगा, जैसे जरूरत होगी, हम अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इनको रखेंगे और इंस्टॉल करेंगे या डाउनलोड करेंगे। इसको और भी इमेज के माध्यम से हम देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ढेर सारे होते हैं, हमको जब जरूरत होती है तो हम उसको अपने कंप्यूटर मोबाइल में रखते हैं, नहीं होती है तो नहीं रखते। जिसको जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी वो ऐसे सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में रखता है। और भी देखिए, इनको बड़ी बड़ी इमेजेस के माध्यम से देख लीजिए। जैसे देखिए बहुत से लोग अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पे वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, तो फिर नेटफ्लिक्स वो लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखते हैं। जैसे हम लोग को देखिए जब आईपीएल आता है या कोई क्रिकेट मैच आता है तो हम लोग हॉटस्टार डाउनलोड करके रखते हैं, कुछ लोग जियो सिनेमा रखते हैं। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये एप्लीकेशन है, जब हमें जरूरत होती है तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर देखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये देखिए सब, इंडस्ट्री, पेंट, गूगल डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, जीमेल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। अब देखिए आते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए यूटिलिटी मैंने क्या कहा कि जब हम वो, ये भी एक तरह से हमारी जरूरत के अनुसार ही होते हैं कि हम जैसे उपयोगिता हमारी रहती है हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सबसे फेमस होता है एंटीवायरस, है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई खराबी ना आए, कोई समस्या ना आए, किसी बाहरी सोर्स से कोई गलत प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंटर न कर पाए, उसके लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए डिस्क क्लीनअप, देखिए हमारे मोबाइल में भी रहता है। जब देखते हैं आप लोग क्लीन वाला जो आइकन रहता है उसको टच करते हैं तो हमारे जो मोबाइल में बहुत सारी बिना काम की चीजें रहती है वो हट जाती हैं और हमारा स्पेस खाली हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, अपने हमारे देखिए फाइल मैनेजर होता है मोबाइल में, उसी प्रकार से सिस्टम कंप्यूटर में भी होता है कि विभिन्न प्रकार की फाइल को मैनेज करने के लिए। फिर देखिए बैकअप यूटिलिटी, यानी हमारे सिस्टम में जो चीजें बैकअप लेनी, यानी उनको हमको कहीं सेव करके रख लेना है और फिर बाद में भविष्य में उसका उपयोग करना है तो उसके लिए आता है। फिर देखिए डिस्क मैनेजमेंट टूल आता है, यानी देखिए जब कंप्यूटर में आप हार्ड डिस्क डलवाते हैं तो उसको कई भागों में बांटते हैं, ABCD करके ऐसे दिखता है आपको, तो वो क्या है, वो डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इसके लिए यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है। फिर देखिए रजिस्ट्री क्लीनर आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्लीनर सॉफ्टवेयर आते हैं, देखिए मोबाइल में भी होते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी होते हैं। डिस्क देखिए डिफ्रैगमेंटर होता है, डिस्क को अब जैसे एक ही डिस्क में आप अलग अलग भाग बांट देंगे उसके लिए आता है। फिर देखिए कंप्रेशन टूल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज होती हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए इसको और ऐसे देखते हैं। देखिए अब जब आप अपने कंप्यूटर को खोलेंगे तो यूटिलिटी वाला देखिए विंडो यूटिलिटी वाला जो आइकन आएगा उसमें आप प्रॉपर्टीज में जाके खोलेंगे तो इस प्रकार से देखिए ढेर सारी आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिखेंगे, जिसमें आपको जैसे जरूरत हो वैसा इस्तेमाल करेंगे, इसको ओपन करेंगे और इसमें इसको आपकी जरूरत की होगी तो उसको एक्टिव कर लेंगे। उस पर देखिए ऐसे राइट का टिक आता है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे बॉक्स बना रहता है, जब आप उस पर उसको सेलेक्ट करेंगे तो उस पर राइट का टिक हो जाएगा। जब आपको यूज नहीं करना है तो यहाँ टच करेंगे तो राइट का टिक हट जाएगा, यानी वो चीज आपके सिस्टम से काम करना बंद कर देगी। ठीक है, कहीं कहीं देखिए ऑन ऐसे बोला ऐसे बना रहता है, वहां ऑन लिखा रहता है, फिर दूसरा ऐसे रहेगा तो वहां ऑफ लिखा रहेगा। ऐसे हमारे मोबाइल में भी दिखता है, जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आइकन रहता है, ये इधर की तरफ रहता है, जब आप उसको टच करेंगे तो इधर की तरफ ओपन हो जाएगा, वहां कलर दिखने लगेगा। तो ये सारी चीजें किसकी उदाहरण है, यूटिलिटी। अब यहाँ देखिए आ रहा है ना कि ऐड, एडिट, डिलीट, यानी इसमें से आपको कोई ऐड करना है, जैसे आप उस पर टच करेंगे, ऐड करेंगे, वो आपके सिस्टम में आ जाएगा, सामने दिखने लगेगा। ऐसे अंतिम अंदर रहता है, जरूरत नहीं रहती तो आपको नहीं दिखेगा, जब हमें जरूरत होगी तो हमारे सिस्टम में फ्रंट पे आ जाएगा, फिर हम उसका काम कर लेंगे। तो बहुत से लोग उसको रखे रहते हैं, बहुत से लोग फिर से उसको हटा देते हैं, बहुत से लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब इनको देखिए और भी इमेज के माध्यम देखिए ढेर सारे हैं। AVG एंटीवायरस देखिए फ्री होता है, ये देखिए सी क्लीनर है, स्पाईबॉट है, एडवेयर फ्री है, वर्डप्रेस है, K-Lite कोडेक है, ट्री लाइन है, रेवो इंस्टॉलर है, सुपर एंटी स्पाईवेयर है।
paint.net है, ये देखिए, और लॉजिक डिस्क है, सिस्टम मैकेनिक है, इतने ढेर सारे सब देखिए कि जोन अलार्म है, डिस्प्ले फ्यूजन है, सीडीबी बर्नर है। जैसे अब ये सब, अब सीडी बर्नर का मतलब कि जैसे पहले लोग कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को या किसी चीज को सीडी में अपलोड करते थे, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर देखिए गूगल क्रोम है, फिर देखिए अवायरा एंटीवायरस है, सुमो है, ये सारी चीजें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आती है। अब हम लोग आते हैं, देखिए ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। आप लोगों ने सुना होगा कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम बिना किसी पाबंदी के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बिना किसी लाइसेंस के, किसी से परमिशन के बगैर। जैसे देखिए हम लोग एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं या एंड्रॉयड का मोबाइल यूज करते हैं, तो हमको जिस प्रकार के एप्स की जरूरत पड़ती है हम प्ले स्टोर से और वहां से एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, हमको कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते, उनको हमको पैसे देकर परचेज करना पड़ता है। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर विभिन्न प्रकार के काम के लिए सॉफ्टवेयर, जैसे बहुत से लोग देखिए बिलिंग विलिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, या फिर कॉलेज में जो लोग होते हैं, कॉलेज में इस्तेमाल किया जाता है एडमिशन के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं। उसी प्रकार देखिए विभिन्न प्रकार की कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको आप प्ले स्टोर या कहीं से फ्री में नहीं पाएंगे आप, बल्कि उसको खरीदना पड़ता है। और इस जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, आप किसी को देखिए हम लोग शेयर कर देते हैं, अब मेरे मोबाइल में है, यदि किसी को चाहिए, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सक रहा है या नहीं करता है, तो आप उसको शेयर कर देते हैं, उसके मोबाइल में चला जाता है, या पेन ड्राइव से किसी को हम दे देते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर फ्रेंडली होते हैं, बहुत आसान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जो व्यक्ति उसको परचेज करता है वही यूज कर सकता है, या फिर अगर दूसरा व्यक्ति यूज करना चाहता है तो परचेज करने वाला व्यक्ति उसको एक्सेस देगा, यानी उसको पासवर्ड बताएगा तभी वो यूज करता है। जैसे देखिए आप लोग विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो उसमें आपको उस कोचिंग का एप्स होता है जिसमें आपको एक्सेस मिलता है, तो आप उसमें यूजर आईडी पासवर्ड होता है, जब आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड यूज करते हैं, डालते हैं, तभी आप उसको ऑपरेट कर पाते हैं, बाकी दूसरे लोग नहीं कर पाते। तो ये वो सब उदाहरण किसके होते हैं? क्लोज सोर्स के। और ये ओपन सोर्स, देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बहुत से लोग अपने जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। जैसे देखिए अभी मैं ऑनलाइन क्लास चला रहा हूं, तो मुझे जब ऑनलाइन लाइव आना पड़ेगा, अब यानी अपने इस क्लासेस को और डेवलप करना पड़ेगा और विस्तृत करना पड़ेगा, तो मुझे अपने चैनल का क्या बनाना पड़ेगा? एप्स बनवाना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स। यानी मुझे उसमें जो जो चीजों की जरूरत रहेगी, मैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगा उसको कह के वो चीजें उसमें शामिल कराऊंगा, ये हो गया ओपन सॉफ्टवेयर। जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो जिस कंपनी के द्वारा बनाए गए रहते हैं, वो कंपनी उसमें जो सुविधा देगी आपको वही मिलेगा। इसलिए देखिए हम लोग विभिन्न प्रकार के एप्स अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, तो हम जिस चीज को जरूरत होती है हमारी, अगर उस एप्स में नहीं होती है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, फिर दूसरा करते हैं। तो ये चीजें होती है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, नए नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होता है, इंटीग्रेशन एंड वेब पोर्टल होते हैं विभिन्न प्रकार के, जो हम फ्री में पाते हैं, उसको हमको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता। जैसे आप देखिए मोबाइल खरीद लेते हैं, आपको गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा, बहुत सारी चीजें जो है अपने आप मिलती है, उसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। ठीक, तो देखिए ईआरपी सॉफ्टवेयर जो कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, देखिए कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, देखिए माइग्रेशन, अपग्रेड, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा चाहे वैसा बनवा सकते हैं, और इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन आप जब बनवा लेंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपना इस्तेमाल करें। देखिए इनको अप्रूवल के लिए बनता है, ऑर्डर के लिए बनता है, परचेजिंग के लिए बनता है, वर्क फ्लो के लिए, वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए, ई कॉमर्स के लिए, सीआरएम के लिए, फाइनेंशियल के लिए, ये सारी चीजों के काम के लिए लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनवाते हैं अपने अनुसार। ठीक है, और वो अपना यूज करते हैं। क्लोज वाला जो होता है, जो जिसका होता है वही यूज कर सकता है, यानी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे देखिए गूगल हो गई, तो गूगल का जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी उसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको गूगल ने सबको यूज करने के लिए दिया, लेकिन उसमें बदलाव करने की अनुमति आपको नहीं। लेकिन ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए
ये देखिए उदाहरण मैंने दिखा दिया। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब देखिए ताले के जैसे उदाहरण दिया, ताला ओपन है, खुला है, आप इसको अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं, जब चाहे, जैसे नहीं यूज है तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जिनका कमांड बनाने वाली कंपनी के पास होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कमांड जो व्यक्ति अपने से बनाता है, ठीक। तो बनाने वाला इस पे पूरा अधिकार रखता है, वो जब चाहे जैसा चाहे इसमें बदलाव कर सकता है। क्लोज सोर्स में देखिए इसमें आपको एक्सेस तभी मिलेगा जब वो कंपनी चाहेगी, और जो कंपनी आपसे चार्ज लेती है, आप जितने समय के लिए वो सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे, अगर 1 साल की वैलिडिटी है तो 1 साल तक वो काम करेगा, उसके बाद काम करना बंद कर देता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को भी कुछ समय के लिए आपको ट्रायल वर्जन के रूप में देती हैं, और आप उसको यूज करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक। देखिए अब बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है, ये सीमलेसली कंपेटेबल होता है, यानी आप असीमित क्षमता होती है इसमें, जब चाहे जैसे आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन की सुविधा होती है, आप जैसा चाहे अपना कागज काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है और ये सिक्योर होता है, आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। देखिए ये इनको इमेज के माध्यम से देख लीजिए। देखिए लिबर ऑफिस, वीएलसी, ये देखिए ये सारे क्या है, एंड्रॉइड, ये सब क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये देखिए अब क्लोज है, देखिए मैक ओएस, स्काइप, ये देखिए विंडोज, ये देखिए सारी चीजें, ऑरेकल, एआई, ये कैसे है, देखिए ये विनजिप है, तो ये सब क्या है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए और भी इनको देख लीजिए, जैसे देखिए लाइनक्स है, जावा है, पीएचपी है, ब्लेंडर है, फायरफॉक्स, ये सब क्या है ओपन सोर्स। क्लोज में देखिए विंडोज है, आईट्यून्स है, गूगल अर्थ है, स्काइप है, मैक आईओएस है, ये सब क्या है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी क्लोज सॉफ्टवेयर। देखिए और भी इमेज के माध्यम से देख लीजिए ओपन सोर्स, ये देखिए सब ओपन सोर्स। इधर देखिए माइक्रोसॉफ्ट 365, देखिए ये एडोब रीडर है, ये देखिए एप्पल है, मैकेफी एंटीवायरस है, ये सब क्या है ये क्लोज सोर्स। देखिए और भी देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, देखिए मोजिला फायरफॉक्स, फिर देखिए म्यूजिक, ये फायरफॉक्स, देखिए वो सफारी था, ये ओपन ऑफिस है। अब देखिए ये क्लोज में देखिए एप्पल का सॉफ्टवेयर क्लोज, सब मैकेफी एंटीवायरस है, ये देखिए एंटीवायरस विभिन्न प्रकार के, ये देखिए सब क्या है क्लोज सॉफ्टवेयर के उदाहरण, यानी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए बहुत ढेर सारी इमेजेस के माध्यम से देखिए ये सारे क्लोज्ड हैं, यानी इसका आपको एक्सेस तभी मिलेगा जब आप इसके लिए पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद आपको केवल इसका इस्तेमाल करने का एक्सेस मिलता है, इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करने की एक्सेस नहीं मिलती है, ठीक। जैसे हम लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं, फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम उसके इंटरनल काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो जैसा बना के दिया है हम केवल उसको यूज कर सकते हैं। और ओपन वाले में हम इसको यूज भी कर सकते हैं और अपने अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक। देखिए विभिन्न प्रकार के ओपन सोर्स, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछता है तो मिलान वाले में देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सॉफ्टवेयर, ठीक। ये देखिए आज हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की इमेजेस के माध्यम से सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। ये देखिए इनको हम लोग डिटेल में लिखित रूप में देख लेते हैं, जो चीजें हम लोगों ने अभी इमेज के माध्यम से देखी। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको उधर दिखाया था सब विभिन्न प्रकार के इमेज के माध्यम से। देखिए ये मैंने क्या बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, 3 चीजें इसमें होती है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, इसमें प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह होता है और कंप्यूटर और यूजर्स के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए यह क्या करता है, यूजर के आदेशों को हार्डवेयर तक पहुंचाता है एवं परिणामों व संदेशों को यूजर तक फिर पहुंचाता है, यानी हम जो आदेश देंगे वो हार्डवेयर तक पहुंचाएगा, फिर वहां से कार्य होने के बाद जो परिणाम आएंगे फिर उसको संदेश के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे पास पहुंचाएगा। फिर देखिए यूजर और कंप्यूटर के साथ संचार है तो इंटरफेस प्रदान करेगा, यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, उसके लिए इंटरफेस मतलब रास्ता आपको प्रदान देगा। हार्डवेयर डिवाइसेस का प्रबंधन करेगा, यानी आपके कंप्यूटर में
जो भी हार्डवेयर डिवाइस हैं उनको मैनेज करेगा, डिस्क फाइल सिस्टम का प्रबंधन करेगा, देख रेख करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामों का सहयोग करेगा। ठीक है, फिर देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या काम करता है। देखिए प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा जाता है जिसे कंप्यूटर सीधे तौर से समझने में असमर्थ होता है। यानी कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा। लेकिन जब यूजर अपने अनुसार उसमें कोई चीज लिखता है तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, तो उसको समझने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया। देखिए कंप्यूटर केवल 0 तथा 1 बाइनरी भाषा को समझता है। इसी समस्या के समाधान के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग। ठीक, आगे देखिए डिवाइस ड्राइवर, कंप्यूटर के साथ बाहर से जोड़े जा सकने वाले किसी भी उपकरण। देखिए मैंने आपको अभी पीछे बताया इमेज के माध्यम से कि जब हमको कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, स्पीकर आदि को निर्देशित, नियंत्रित और उपयोग के लिए इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए ड्राइवर आता है जिसके माध्यम से हम उसको इंस्टॉल कर दें। फिर देखिए आजकल विभिन्न डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडेड होते हैं। यानी अब कीबोर्ड, माउस के लिए हमको किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से सिस्टम में अपलोड किया गया रहता है, जिससे कंप्यूटर नए हार्डवेयर को उसी के अनुरूप संयोजित कर लेता है। प्लग एंड प्ले डिवाइस, ठीक है, जैसे देखिए आप पेन ड्राइव लगाएंगे अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में तो थोड़े देर तक उसको इंस्टॉल करता है, इंस्टॉल हो जाता है उसका ड्राइवर, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उसके लिए ड्राइवर खरीदना पड़ता था या फिर ड्राइवर इंटरनेट से डाउनलोड करना। अब देखिए, अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। कंपाइलर क्या होता है। देखिए कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है या उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, ट्रांसलेट करता है। पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित कर सभी गलतियों को लाइन क्रम में सूचित करने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए पूरे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कंपाइल करके ये उसको तैयार करता है। ठीक, आगे देखिए असेंबलर। देखिए यह भी क्या होता है, यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है। देखिए क्या, ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, ये भी है। ये देखिए असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा से संबंधित करता है। यहाँ देखिए क्या हो रहा था, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल रहा था, अब ये निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। देखिए असेंबली भाषा में कुछ न्यूमोनिक कोड भी होते हैं जिनको बाइनरी कोड में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इंटरप्रेटर, यानी यह कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है और जो उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित और क्रियान्वित करने में उपयोग किया जाता है। ये देखिए यह प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को एक एक करके लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में अनुवाद कर एग्जीक्यूट करने में। ये देखिए क्या हो रहा था कि सभी गलतियों को एक ही बार में करता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है और फिर उसको अनुवाद करके उसको उपयुक्त लाने के बना देता है। अब देखिए यहाँ देखा आगे, देखिए उच्च स्तरीय भाषा है, उसको कंपाइलर के माध्यम में हम यूजर को जो जरूरत होगी उसके अनुसार ये कन्वर्ट कर देगा। उसी प्रकार देखिए ये असेंबली भाषा यानी सोर्स कोड यानी निम्न स्तरीय भाषा को असेंबलर के द्वारा मशीनी भाषा में बदल दिया जाएगा। यहाँ देखिए ये उच्च स्तरीय भाषा को इंटरप्रेटर के माध्यम से प्रोग्राम का क्रियान्वयन। ठीक, यानी तीनों क्या है, कंप्यूटर की भाषा के कन्वर्जन से संबंधित है, यानी कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। देखिए विंडोज के समान लिनक्स भी एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स महत्वपूर्ण फ्री उपलब्ध, विंडोज हेतु शुल्क देना पड़ता है और लिनक्स पूरी तरह से मुफ्त में मिलता है। विंडोज की तुलना में लिनक्स का प्रचलन सीमित है, यानी लिनक्स नामक एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका उपयोग लोग अपने कंप्यूटर में या ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ज्यादातर उपयोग किसका किया जाता है, विंडोज का। अब देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर दिया गया है, ये आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसमें मैंने क्या बताया कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित कर देता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक एक करके अनुवादित करता है। फिर देखिए सभी गलतियां एक साथ प्रदर्शित होती हैं इसमें
एक एक गलती प्रदर्शित करने के बाद उसे दूर करने के बाद दूसरी गलती प्रदर्शित की जाती है। यानी सारी गलतियों को इसमें एक बार प्रदर्शित कर देगा, उसमें हर गलती को एक एक करके प्रदर्शित करेगा और उसको दूर करने के बाद फिर दूसरी गलती। प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित कर क्रियान्वित करने में अक्षम। ये देखिए, प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित कर क्रियान्वित करने में सक्षम। देखिए, आउटपुट मशीनी भाषा का ऑब्जेक्ट, इसका आउटपुट सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। देखिए, अशुद्धियों को हटाने में मंद गति इसकी होती है, अशुद्धियों को हटाने में तीव्र गति होती है। ठीक है, इसका संपादन का समय बहुत कम होता है, इसका संपादन का समय अधिक होता है, क्योंकि एक एक करके करता है इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं कि उपयोगकर्ता के आधार पर, विकास के आधार पर, काम के मोड के आधार। देखिए, कुछ सिस्टम होते हैं जो देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति होती है। यानी एक सिस्टम पर एक व्यक्ति एक साथ का, जैसे MS DOS पर एक व्यक्ति एक ही बार में काम करेगा, विंडोज 95, विंडोज 98। ठीक है, फिर देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक बार में एक से अधिक व्यक्ति को अकाउंट बनाकर कार्य की अनुमति दी जा सकती है। जैसे देखिए लिनक्स और यूनिक्स, यानी ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर यूजर आईडी बनाकर एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है CUI, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में। क्या होगा इसका? कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को ऑपरेट करने हेतु टाइपिंग के द्वारा विशेष प्रकार की कमांड केवल टेक्स्ट प्रयुक्त होता है। यानी कोई काम करने के लिए हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, वो कमांड कैसे होता है? टेक्स्ट के रूप में, यानी जो ABCD वाले अक्षर लिखे होते हैं उसके, नंबर के रूप में नहीं। और कमांड याद करने की आवश्यकता, जैसे देखिए MS DOS का प्रयोग जब आप कंप्यूटर सीखने जाएंगे तो वहां करेंगे तो देखिए विभिन्न प्रकार के आपको टेक्स्ट वहां लिखे जाते हैं, और उस टेक्स्ट को लिखने से जैसे आपका प्रोग्राम ओपन हो जाए। जैसे देखिए, आप कंप्यूटर में जब भी कोई चीज खोलना चाह रहे हैं तो वहां पर MS Paint लिखेंगे टेक्स्ट में, तो MS Paint खुल जाए। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है GUI। देखिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स पर आधारित माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। यानी हम लोग कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर को क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। ग्राफिक्स के रूप में देखिए सभी प्रकार के बटन, मेनू आदि इंटरफेस उपस्थित होते हैं। कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती। हमको देखिए बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं जिसको याद करना पड़ता है, तो आपको याद नहीं करना है। कीबोर्ड में देखिए बहुत सारे निशान बने होते हैं, आपको जो काम करना है बस उस पर टच करिए, वो चीज हो जाएगी। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के साइन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार के हैश, ठीक है, इस प्रकार से स्टार। तो आपको लिखना है तो उसके लिए कमांड याद करने की जरूरत नहीं, आप उस पर टच करेंगे वो चीज वहां लिखा जाएगी। ये होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिक के माध्यम से यूजर को इस्तेमाल करने के लिए जो चीजें दी गई। देखिए, इसमें कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती। कमांड मॉनिटर पर आइकन के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। जब आप वो चीज दबाएंगे तो वो आपके मॉनिटर पर सामने स्क्रीन पे वो चीज दिख जाएगी। जैसे हम लोग देखिए @ लिखना होता है, इसके लिए हमको कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे कीबोर्ड पे छपा होता है, हम उसको टच करेंगे तो वहां पे प्रदर्शित। देखिए, अब देखिए विकास क्रम के आधार पे इनको देखिए कई भागों में बांटा गया है। ओपन क्लोज सोर्स, मल्टी प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, यानी इतने ढेर सारे प्रकारों में इसको विकास क्रम के आधार पर बांटा गया। अब देखिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए इसमें एक एक कार्य, प्रोसेस या जॉब्स पर एक एक करके क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे इनमें देखिए MS DOS बहुत स्लो चलता है, जब आप कंप्यूटर में चलाएंगे तो देखेंगे। देखिए, एक प्रोसेस जॉब की पूर्णता के बाद दूसरे का क्रियान्वयन करता है, यानी एक काम पूरा हो जाएगा तभी दूसरा काम होगा। अब इनका प्रयोग न के बराबर होता है, क्योंकि देखिए बहुत स्लो होता है और एक काम धीरे धीरे करता है, तो इससे इसका उपयोग हम बंद कर दिया। देखिए जॉब 1, जॉब 2, जॉब N। सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए क्या होगा, जॉब 2, फिर जॉब 1, फिर जॉब N। बहुत स्लो काम होता है, एक काम होगा पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा होगा, दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा। अगला देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों को
एक बैच के रूप में संगठित कर समूह में, यानी एक ही तरह के कार्य जब होते हैं उनको एक साथ संगठित कर दिया जाता है और फिर उसको किया जाता है। जैसे देखिए पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट। अब जैसे बैंक स्टेटमेंट या पेरोल जब निकाली जाती है जो बैंक वालों के द्वारा या फिर किसी कंपनी में सैलरी स्लिप निकाली जाती है, तो इसके लिए एक ही प्रकार का कार्य रहता है, उसको संगठित करके फिर उसी के साथ काम करते हैं। जॉब्स के क्रियान्वयन से तो कंप्यूटर के सभी संसाधन इसमें उपलब्ध होते हैं। सीपीयू का खाली समय बहुत कम होता है। इससे हानि क्या होती है? डीबग करना कठिन होता है। कोई जॉब फेल होने पर अन्य जॉब को अज्ञात समय तक प्रतीक्षा हेतु रखना पड़ता है। यानी आपका अगर कोई काम फेल हो गया है तो फिर उसके लिए थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि ढेर सारे देखिए सिमिलर जो काम होते हैं उसको क्या करता है, देखिए मैंने यहाँ बताया ना। अब देखिए बैच क्या होता है कि जो काम एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं उसको कैटेगराइज कर देते हैं। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 1 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उनको अलग कर दिया। अब फिर देखिए इसमें अलग अलग बैच में बांट दिया। देखिए जॉब 1, जॉब 3, जॉब 2, 4, 5 इनको दो जॉब में बांट दिया, बैच 1, बैच 2। अब फिर इनको साथ में काम करने के बाद उसको सीपीयू के पास भेज देता है। ठीक, देखिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भीतर स्थित प्रोसेसर के प्रयोग हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर होता है। यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके भीतर जो प्रोसेसर लगा होता है उसको प्रयोग करने के लिए होता है। देखिए घरेलू उपयोग वाले उपकरण जैसे माइक्रोवेव हम लोग चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, डीवीडी प्लेयर चलाते हैं, कार मैनेजमेंट सिस्टम, कार में बहुत सारे ऑटोमेटिक सिग्नल होते हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। यानी इसमें भी एक सिस्टम लगा होता है। अब हम जैसा काम करना चाहते हैं उस पर वो कमांड देते हैं, वो काम करता है। जैसे देखिए हम लोग घर में अपने इंडक्शन यूज करते हैं तो उसमें देखिए बहुत सारे बटन लगे गए, उसके अंदर भी देखिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। तो हमको जैसा काम करना होता है हम वो बटन दबाते हैं। टेम्परेचर ज्यादा करना होता है, टच करते टेम्परेचर ज्यादा होता है, कम करना होता है कम हो जाता है। उसी प्रकार देखिए वॉशिंग मशीन में भी होता है, हम जैसा उसका उपयोग करना चाहते हैं वैसा होता है। फिर देखिए डीवीडी प्लेयर में हम आवाज कम करना, ज्यादा करना, सीडी को बाहर निकालना, अंदर करना। ठीक है, फिर कार में देखिए बहुत से ऐसी चीजें होती हैं कि बटन दबाते हैं तो म्यूजिक प्ले हो जाता है, कैमरा चालू हो जाता है, तो सारी चीजें। ट्रैफिक कंट्रोल में भी वही होता है। देखिए इसी को कहा जाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसका डिवाइस ड्राइवर होता है, इसमें फर्मवेयर लगा होता है, रेफरेंस बोर्ड डिजाइन बने होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के। फिर उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी जब आप इस पे बटन को दबाएंगे, जब काम करना चाहेंगे तो वो तुरंत उसी समय होगा, ऐसा नहीं कि आप दबा देंगे बाद में। ठीक, अब देखिए आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए विभिन्न प्रकार के सर्वर के माध्यम से चलता है। देखिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलने में प्रयुक्त होता है। डेटा, सुरक्षा, यूजर, समूह, एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग कार्यों को प्रबंधित करने में सक्षम होता है। इसके निजी नेटवर्क पर फाइल, प्रिंटर, एप्लीकेशन, सुरक्षा और अन्य कार्यों की साझा पहुंच की अनुमति होती है। जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, 2008, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस, बीएसडी। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक साथ यूज कर सकते हैं और इसको प्रबंधित कर सकते हैं। देखिए केंद्रीकृत सर्वर सुरक्षा तथा नई प्रौद्योगिकी एवं हार्डवेयर के सिस्टम में एकीकृत। से हानि क्या होती है, ये महंगे होते हैं, अधिक कार्य हेतु तो केंद्रीय स्थान पर निर्भरता होती है। यानी यदि आपका काम ज्यादा है तो आप इसको खरीदते नहीं है, किसी कंप्यूटर शॉप पे, किसी साइबर कैफे पे जाना पड़ता है आपको अपने कार्य को करवाने के। देखिए उदाहरण दिया, देखिए क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, या देखिए फाइल सर्वर है, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, इतने ढेर सारे हैं। और इसका ये मेन सर्वर है, इससे सब जुड़े होते हैं। ठीक है, सर्वर जो होता है देखिए बड़ी बड़ी संस्थान जो होते हैं वहां लगाया जाता है और उसका सारा एक्सेस इसमें होता है, बाकी सब उसी से जुड़े होते हैं। यानी जितने सारे कार्य किए जाते हैं सब कहाँ स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है। यानी इसमें कुछ बदलाव करना होगा तो मेन सर्वर कंप्यूटर में जाके बदलाव करेंगे तो इसमें भी बदलाव हो। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए क्या होता है, कई सारे प्रोसेसरों तथा मेमोरीज का उपयोग कर विभिन्न एप्लीकेशन चलाने में सक्षम होता है। कई सारे यूजर द्वारा उपयोग होने के कारण इसका अन्य नाम लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है,
इसमें देखिए लाभ क्या क्या होता है, एक सिस्टम के बिगड़ जाने पर अन्य सिस्टम का सरलता उपयोग संभव होता है। यानी इसमें ढेर सारे सिस्टम होते हैं, अलग अलग बटे होते हैं, एक खराब हो गया तो आप दूसरे पे काम कर सकते हैं। हानि देखिए क्या था, मुख्यतः नेटवर्क के फेल होने से पूरा संचार ठप हो जाता है। लेकिन ये एक को खराब होने पे दूसरे पे काम तभी कर सकते हैं जब नेटवर्क रहेगा। नेटवर्क अगर फेल हो गया तो आप काम नहीं कर पाएंगे। देखिए महंगे होने के कारण काम कम उपलब्ध हो। देखिए बहुत सारी कंपनियों में होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे सभी लोग काम करते हैं, अगर उसमें सर्वर में प्रॉब्लम आ गई तो जितने कर्मचारी बैठ के काम करते रहते हैं सबका काम रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सर्वर उपस्थित है तो कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया तो आप दूसरे कंप्यूटर पर बैठकर अपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल के सारे काम को कर सकते हैं। लेकिन सर्वर भी नहीं रहेगा तो आप सारा कंप्यूटर बंद पड़ा रहेगा, सारे एम्प्लॉय ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक। ये देखिए बड़े बड़े संस्थानों में होता है। जैसे देखिए आप लोग कभी कभी बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि सर्वर नहीं है। देखिए सारे बैंक वाले अपना कंप्यूटर ऐसे ही खोल के बैठे रहते हैं, काम नहीं होता है। लेकिन जब सर्वर रहता है, देखिए किसी के कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है या उसके डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है, उस कंप्यूटर से उठ के दूसरे कंप्यूटर पर बैठ के और काम कर लेता है। ये चीजें ये होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। देखिए इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, सीपीयू डिस्क मेमोरी, सीपीयू डिस्क मेमोरी, सीपीयू डिस्क मेमोरी, ठीक है। ये ढेर सारे सब में लगे होते हैं और जब किसी एक में खराबी होती है तो बाकी दूसरे पे बैठ के हम काम कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें देखिए क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये मल्टी ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम देखिए इतने प्रकार के होते हैं। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ ढेर सारे काम किए जा सकते हैं, टाइम शेयर किया जा सकता है, ठीक है। फिर मल्टी यूजर होते हैं यानी विभिन्न प्रकार के काम और विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ता। रियल टाइम होता है, जब जरूरत होती है तभी उपयोग करके आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक। देखिए अब मल्टीटास्किंग वाले के बारे में देख लेते हैं। देखिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, एक साथ कई टास्क एक से अधिक कार्य संपन्न करने हेतु प्रयुक्त होता है। प्रोसेसर द्वारा कुछ समय सभी चालू प्रोग्राम को देने पर सभी टास्क साथ साथ संपादित होते हैं। देखिए हम लोग मोबाइल में भी देखते हैं एक साथ ढेर सारा ऐप्स हम लोग चालू किए रहते हैं, तो हम कभी इसमें जाते हैं कभी उसमें जाते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी होता है कि ढेर सारा एप्लीकेशन आप ओपन कर लेते हैं, कभी उस पर काम करते हैं, उस पर हो जाता है तो फिर आप उस पर चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बदल बदल के हम अपना ढेर सारा एप्लीकेशन ओपन किए रहते हैं, काम करते रहते हैं। देखिए वास्तव में सीपीयू द्वारा अलग अलग प्रोसेसेस पर समय समय प्रदान करना है, ठीक है। टास्क इतनी तेजी से संपन्न कि यूजर को सभी कार्य एक साथ होते हुए, इसमें टास्क बहुत तेजी से संपन्न होता है तो यूजर को लगता है कि सारा कार्य एक ही साथ हो रहा है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक। टाइम शेयरिंग में देखिए प्रत्येक यूजर को संसाधनों के साझा उपयोग होते हुए कुछ समय स्लाइस टाइम या क्वांटम देकर प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक यूजर का अकाउंट बनाकर परमिशन के अनुसार इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए मल्टी ऑपरेटिंग, ये एक साथ कई प्रोसेसेस करने में सक्षम होता है। कई प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित न कर बार में एक एक करके प्रोसेस करने में सक्षम होता है। मुख्य मेमोरी का कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम हेतु आवंटित किया जाता है। इसमें मुख्य मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसमें एक प्रोसेस के व्यस्त होने पर दूसरे प्रोसेस का क्रियान्वयन किया जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, लाभ समय की बचत होती है, यानी काम धीरे धीरे करता है, हर जल्दबाजी में नहीं करता है, जिससे वजह से समय की बचत होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लीजिए, निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने का महत्व होता है, यानी जब जरूरत होती है उसी समय के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा। एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में डेटा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। देखिए पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन और परिणाम के रुकने की संभावना है। पहला प्रोग्राम जो आपने कोई काम करने के लिए डाल दिया है, अगर जब तक वो काम पूरा नहीं हो पाता है तब तक आप दूसरा काम नहीं कर पाते। उसमें देखिए वेट करने के लिए आपको कहता है, घूमता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर देखिए अनुप्रयोग इसका कहाँ कहाँ होता है, उपग्रहों के संचालन में होता है, हवाई जहाज के नियंत्रण में होता है, परमाणु भट्टियों में होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रक्षा में, चिकित्सा में, रेलवे आरक्षण में, रोबोटिक्स में, औद्योगिक नियंत्रण आदि में प्रयुक्त होता है। इसका उदाहरण क्या है, लाइनक्स, ठीक है। यानी इस पे जब कोई काम करेंगे तब वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा दूसरा काम नहीं होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको ऐसे ऐसे घूमता रहता है। देखिए हम लोग मोबाइल में कब किसी को कुछ पेमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो देखिए क्या करता है, जब नेटवर्क स्लो रहता है या वो काम अभी हो रहा होता है तो आपको रोक के रखा रहता है, जब तक वो काम नहीं हो जाएगा आगे का काम नहीं कर पाएंगे। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में देख लीजिए क्या है कि वर्ड, ईमेल, टैली, देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे वर्ड है, देखिए ईमेल है, टैली है, ये आपको अलग अलग टाइम के आधार पर काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त
विभिन्न यूजर एक ही समय में एक ही प्रोग्राम को करने में सक्षम होते हैं, जैसे यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 7। इस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक समय में एक से अधिक प्रोसेस या जॉब्स का एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक, अब देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामेबल, देखिए कितने ढेर सारे लोग एक साथ बैठ के कार्य कर रहे हैं और उनका सीपीयू देखिए मेन सीपीयू एक ही है और बाकी काम करने वाले इतने ज्यादा, एक सारे एक ही देखिए इतने ढेर सारे कार्य किए जा रहे हैं। अब देखिए वही जो मैंने आप लोग को बताया था, ओपन क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसमें देखिए क्या होता है, ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है। मैंने इमेज के माध्यम से आप लोगों को बता ही दिया, सबके लिए उपलब्ध होता है। कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर उपयोग करने में सक्षम होता है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र, अर्थात इस पर किसी का अधिकार नहीं होता या निःशुल्क होता है। मैंने आप लोग को बता दिया, जैसे लाइनक्स, गूगल और एंड्रॉइड। मैंने इमेज भी दिखा दी, इसको आप जब चाहे यूज कर सकते हैं, जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, जब चाहे डिलीट कर सकते हैं। देखिए क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है, इसमें कोई परिवर्तन करने में आप सक्षम नहीं होते। कोई यूजर निर्धारित शुल्क चुकाकर इसका प्रयोग करने के लिए सक्षम होता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, विंडोज, एप्पल, आईफोन का ओएस। ठीक है, कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे देखिए एमएस डॉस, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। या सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक साथ कई काम नहीं कर पाएंगे, एक ही व्यक्ति एक बार में एक ही काम करेगा। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी है। देखिए ये मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी यूजर होता है, टाइम शेयरिंग होता है, यानी इस पे कई प्रकार के लोग काम कर सकते हैं, कई तरह के काम कर सकते हैं। ओएस से लैस कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी इसमें उपयोग होता है। देखो विभिन्न प्रकार के निशान बने रहते हैं और उस काम को करने के लिए आप उस इंस्ट्रूमेंट पे बने निशान को दबाएंगे तो ये काम हो जाता है। देखिए इसका उपयोग नेटवर्क, संचार तथा डेटा सुरक्षा की अनेक विशेषताएं इसमें मौजूद होती है। देखिए इसका सिंबल ऐसे होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को क्यों लाया गया था, एमएस डॉस बहुत स्लो चलता था, एमएस डॉस में काम करने में बहुत टाइम लगता था, जिसकी वजह से इसको लाया गया। देखिए एमएस डॉस की कमियों को दूर करने हेतु वर्ष 1990 में विंडोज 3.0 लाया गया। इसके देखिए आप विभिन्न प्रकार के वर्जन उपलब्ध है, हम लोग अपने कंप्यूटर में सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। देखिए विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज मिलेनियम, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। देखिए बहुत सारे ढेर सारे इसके अब वर्जन आ गए। देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर यह आधारित होता है। इसमें चित्र, ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जाने में प्रयुक्त होता है। यह मल्टीटास्किंग के फीचर इसमें होते हैं। एक प्रोग्राम का दूसरे के साथ उपयोग होता है। विंडोज पर आधारित सभी प्रोग्राम की कार्य पद्धति लगभग समान होती है। फिर देखिए यूनिक्स, लाइनक्स के बारे में देख लेते हैं। यूनिक्स का देखिए 1969 ईस्वी में बेल लेबोरेटरीज के द्वारा इसका विकास किया गया था। देखिए उसमें केन थॉमसन और डेनिस रिची नामक वैज्ञानिकों के द्वारा इसका उपयोग देखिए नेटवर्क तथा संचार हेतु निर्मित पहला सॉफ्टवेयर इसको माना जाता है। ठीक है, इसमें देखिए हाई लेवल लैंग्वेज लिखित प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम इसको माना जाता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला लिखित ऑपरेटिंग सिस्टम यह है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा यूनिक्स में अधिक फीचर्स उपलब्ध होते हैं, यानी जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें इससे ज्यादा फीचर नहीं होते, इसमें ज्यादा फीचर होते हैं। देखिए इसका सिंबल देखिए क्या है, एक पेंगुइन है। देखिए यूनिक्स इस प्रकार का रजिस्टर्ड लिखा गया है, ये स्टैंडर्ड ओपन ग्रुप्स है। ठीक, फिर देखिए लाइनक्स के बारे में देखिए, लाइनक्स की शुरुआत कब की गई, देखिए लाइनक्स लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। मुफ्त में उपलब्ध एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखिए किसी भी प्रोग्रामर द्वारा सुधार करने हेतु खुला सॉफ्टवेयर है। इसका पहचान चिन्ह देखिए क्या है, मैस्कॉट है, टक्स नामक पेंगुइन है। देखिए इसका उदाहरण। अब देखिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका उपयोग हम लोग अपने मोबाइल में करते हैं। देखिए एंड्रॉयड का साइन ऐसे होता है। देखिए टच स्क्रीन मोबाइल में, स्मार्टफोन, टैबलेट, गूगल कंपनी द्वारा यह विकसित किया गया है। ये पूरी तरह से GUI के उपयोग पर निर्भर होता है। लाइनक्स तथा अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण पर आधारित सोर्स कोड भी इसमें उपलब्ध होता है। देखिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर देखिए क्या होते हैं।
किसी यूजर, संस्था, संगठन की विशेष जरूरतों को पूर्ण करने हेतु विकसित। देखिए मैंने अभी आपको इमेज के माध्यम से बताया था कि हमको जिस जिस काम की जरूरत होती है हम वैसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर करते हैं और ओपन सोर्स भी कहा जाता है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के प्रयोग उपरांत विकसित होता है। उदाहरण देखिए रेलवे आरक्षण का सॉफ्टवेयर अलग होता है, वायुयान नियंत्रण, मौसम विश्लेषण, माल सूची नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल, भुगतान, पेरोल सिस्टम। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह जो यूजर को किसी विशेष कार्य हेतु निर्मित किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच समन्वय स्थापित करने में उपयोग किया जाता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार पृष्ठभूमि पर ही कार्य करने में सक्षम होता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर जहां बैकएंड में संचालित, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड में संचालित। यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है देखिए अंदर काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाहर काम करता है। सामान्य एप्लीकेशन देखिए किसी यूजर, संस्था, संगठन की सामान्य जरूरतों को पूर्ण करने हेतु इसका विकास किया जाता है। दस्तावेज, डेटाबेस तैयार करना, इनका प्रबंधन करना, चित्र बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, खेल खेलना, जरूरतों को पूर्ण करने में सक्षम। देखिए इस प्रकार के उदाहरण देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मीडिया प्लेयर, कैड कैम, ये क्या है? जनरल यूजर पैकेज सॉफ्टवेयर। देखिए सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण देख लीजिए। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में देखिए टेक्स्ट, दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट, पुस्तक बनाने में, संशोधन करने में, परिवर्तन करने में, व्याकरण, स्पेलिंग के चेक करने, प्रिंट करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण देख लीजिए। गणित तथा सांख्यिकी डेटा को टेबल के रूप में वर्गीकृत करने और विश्लेषित कर प्रयुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। ग्राफ और चार्ट बनाने की इसमें सुविधा होती है। बैंकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लेजर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत प्रकार की रिपोर्ट बनाई जाती है। देखिए इसका उदाहरण क्या है? MS एक्सेल, लोटस स्मार्ट सूट, ओपन ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क, एप्पल नंबर्स इत्यादि। ये सब कैसे सॉफ्टवेयर हैं? स्प्रेडशीट, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग के लिए उपयोग है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है? ऑफिस में, सम्मेलन में, बैठक में, गोष्ठी में इनका उपयोग किया जाता है प्रस्तुतिकरण करने के लिए। देखिए इसका उदाहरण सबसे प्रसिद्ध MS पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। उसी प्रकार देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं जिसमें अकाउंटिंग से संबंधित वित्तीय लेखांकन के काम किए जाते हैं। व्यापारिक लेन देन तथा सामान्य प्रबंधन में प्रयुक्त होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण टैली है। टैली विभिन्न प्रकार के वर्जन इसके पाए जाते हैं। फिर देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको शॉर्टकट में बोला जाता है DTP, ठीक है। ये देखिए किस काम में किया जाता है? विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने में, मैप बनाने में, चित्र बनाने में, बैनर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए संक्षिप्त रूप DTP होता है। प्रकाशन के कार्यों व्यवहार में प्रयुक्त होता है। देखिए विभिन्न प्रकार के हम कार्ड बनवाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, शादी के कार्ड बनवाते हैं। ये सारा किससे बनता है? DTP सॉफ्टवेयर से बनता है। देखिए इसमें टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर में एंटर और एडिट करने में प्रयुक्त होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रा, वेंचुरा, ये सब क्या है? DTP सॉफ्टवेयर। फिर देखिए और देख लेते हैं इस उदाहरण। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयरों का नाम दिया। देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS, विंडोज और लाइनक्स में। अब इसमें देखिए MS-DOS में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्ड स्टार का। स्प्रेडशीट के लिए इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? लोटस 1 2 3। प्रेजेंटेशन के लिए इसमें कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं होता। डेटाबेस के लिए DBase होता है, ठीक है। यानी MS-DOS के बारे में, यानी कौन कौन सा कार्य करने के लिए किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। देखिए विंडोज में देखिए वर्ड प्रोसेसिंग का काम करने के लिए वर्ड पैड होता है, MS वर्ड होता है। स्प्रेडशीट का काम करने के लिए इसमें MS एक्सेल होता है। प्रेजेंटेशन का काम करने के लिए इसमें पावर पॉइंट होता है और डेटाबेस के लिए इसमें MS एक्सेस होता है। देखिए लाइनक्स में देखिए क्या होता है? के वर्ड होता है, AV वर्ड होता है, ओपन ऑफिस राइटर होता है, स्टार राइटर होता है। स्प्रेडशीट के लिए इसमें देखिए के स्प्रेड होता है, ओपन ऑफिस कैल्क होता है, स्टार कैल्क होता है, ठीक है। अब फिर देखिए के प्रेजेंटेशन, स्टार इम्प्रेस, इसमें स्टार बेस हो रहा है। यानी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उसी का चार्ट है। अब देखिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर। देखिए डेटा को स्टोर करने, संशोधन करने तथा वर्गीकरण करने में इसका प्रयोग होता है। देखिए इसको MS एक्सेस, ओरेकल, लिब्रे ऑफिस बेस, SQL सर्वर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर
काम क्या करते हैं, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि का निर्माण करते हैं, संशोधन करते हैं, प्रिंट करते हैं, जैसे पेंटशॉप प्रो, एडोब फोटोशॉप। देखिए आप जब भी जाएंगे तो जो फोटो बनाने वाले होते हैं, स्टूडियो वाले होते हैं, या वीडियो एडिटिंग का काम करने वाले होते हैं, या फिर डिजाइन बनाने वाले होते हैं, फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैड सॉफ्टवेयर जो होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने के लिए। देखिए वैज्ञानिकों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा नक्शे का 3 डायमेंशन 3D इमेज बनाने के लिए, इसमें संशोधन करने के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। इसको जो सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ऑटोकैड या ऑटोडेस्क। ठीक, फिर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर बताया जाता है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने में प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के हिसाब से विशेष कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए बैकएंड में चलने के कारण यूजर इंटरेक्शन असंभव होता है, यानी ये बैकएंड में चलता है, इसमें यूजर का इंटरेक्शन नहीं शामिल होता है। ये देखिए फ्रंट एंड में चलता है, जिसके कारण यूजर इंटरेक्शन संभव, यानी यूजर इसमें अपने अनुसार चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है। ये अपने आप चलता है, आपके सिस्टम में अंदर होता है। ठीक है, यह स्वतंत्र रूप से रन करने में सक्षम होता है, यानी आप इसको कुछ नहीं कर, चालू कर देंगे तो अपने आप काम करेगा, आप इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यह स्वतंत्र रूप से रन करने में अक्षम होता है, सक्षम होने तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत, अपने आप काम करने के लिए इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, नहीं तो यूजर जब जब चलाएगा तब तब चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जैसे देखिए उदाहरण में कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, ड्राइव, यानी इन सब चीजों को जब हम देखिए कंप्यूटर पे कोई कमांड दे देते हैं तो अपने आप काम करता है, हम उसमें छेड़छाड़ रुकावट नहीं डाल सकते हैं। लेकिन देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड प्रोसेसर में, देखिए हम वर्ड प्रोसेसर में कोई काम कर रहे हैं, अगर हमसे गलती हो गई तो हम उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, बैक स्पेस के द्वारा, डिलीट के द्वारा, है ना, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, रीडू कर देते हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर है, हमने किसी चीज को गलत सर्च कर लिया, फिर डिलीट करके फिर दोबारा सर्च कर सकते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपने एक बार कमांड दे दिया तो उसको काम करेगा ही। ठीक है, मीडिया प्लेयर होता है, देखिए हम विभिन्न प्रकार के सॉन्ग्स बजाना चाहते हैं, वीडियो प्ले करना चाहते हैं, तो उसमें प्ले करते हैं, नहीं देखने का मन होता है, फिर से हटा के दूसरा प्ले कर देते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, देखिए स्प्रेडशीट में हम लोग जो चीजें लिखे रहते हैं, जो रिपोर्ट बनाए रहते हैं, गड़बड़ हो गई तो उसको डिलीट कर देते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी देखिए विभिन्न प्रकार की एंट्री जब कर दी गई है, एंट्री में कुछ गलत हो गया है तो उसको डिलीट करके फिर से नई एंट्री की जाती है, ये सब। अब देखिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम है। देखिए इसका उपयोग मैंने अभी आप लोग को इमेज के माध्यम से दिखाया था, किसी चीज को ऑप्टिमाइज करने, एनालाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए, सुरक्षा कार्यों को बढ़ाने के लिए, कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका लाभ देखिए क्या होता है, कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, विशेष कार्य और फीचर्स को इसमें जोड़ दिया जाता है। ये स्क्रीन सेवर भी होता है, जैसे सेटिंग को कस्टमाइज करना। इसमें देखिए वायरस, स्पाईवेयर, मैलवेयर से आपको बचाता है, मेमोरी को मैनेज करता है, पासवर्ड मुहैया कराता है, इतने सारे काम इससे लिए जाते हैं। देखिए इसका प्रकार देख लीजिए, फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी यानी फाइल मैनेजर, डेटा फाइल कंप्रेसर, सिक्योरिटी प्रोग्राम यानी एंटीवायरस यूटिलिटी, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, देखिए डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनर, बैकअप एंड रिकवरी, ये सारी चीजें मैंने आपको इमेज में दिखा दी थी। देखिए फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी, देखिए डेटा फाइल कंप्रेशन, फाइल के आकार को छोटा करने में प्रयुक्त होता है, जिससे मेमोरी में कम जगह ले तथा नेटवर्क पर स्थानांतरित होने में कम समय ले। उदाहरण .jpg, .mp3, .mpeg, यानी जब हम किसी चीज को फोटो खींचते हैं या कोई गाना या कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, साउंड रिकॉर्ड करते हैं, तो इस फॉर्मेट में कंप्रेस कर देते हैं तो इसका साइज छोटा हो जाता है। देखिए फाइल मैनेजर होता है, देखिए फाइल का नाम, साइज, टाइप, डेट एंड टाइम आदि प्रदर्शित करने में इसका प्रयोग, जैसे हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें एडिट करके उसका नाम लिख देते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस फाइल को देखिए हम मूव कर देते हैं, कॉपी करते हैं, एडिट करते हैं, प्रिंट करते हैं, सारा काम कर सकते हैं। किसकी वजह से होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए डिस्क क्लीनर होता है, इसके द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियां तथा अनावश्यक प्रोग्राम और डाटा को हटाकर उसकी क्षमता में वृद्धि। हम लोग देखिए अपने मोबाइल में मेमोरी क्लीनर का और डिस्क क्लीनर का उपयोग करते हैं। फिर देखिए एंटीवायरस यूटिलिटी होती है, सिस्टम में कुछ खराबी, हानि हो जाने से इसमें वायरस को निष्क्रिय कर देता है, इसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर देखिए क्या काम करता है, मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डेटा के नष्ट होने के डर भय से बचने हेतु इसका उपयोग किया, यानी आप जब अपनी मेमोरी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखे रहते हैं
तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रहेगा, तो आपकी उस चीज को डिलीट हो जाने के बाद भी अपने यहाँ सेव करके रखता है, बैकअप करो। देखिए डिस्क फॉर्मेटिंग, देखिए फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क की सभी सेक्टर्स की जांच करता है, खराब सेक्टर की पहचान करता है, एड्रेस टेबल तैयार करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाता है। ठीक है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखिए इसके द्वारा सभी फाइलों को डिस्क पर पुनः व्यवस्थित कर डिस्क की गति तीव्र कर देता है। स्टोर किए गए विभिन्न फाइलों के बीच स्थित खाली स्थान को व्यवस्थित कर मेमोरी प्रबंधन को बेहतर बनाने में सक्षम होता है। देखिए सॉफ्टवेयर पैकेज, किसी उद्देश्य हेतु बनाए गए अनेक सॉफ्टवेयर का समूह जो बिना किसी अतिरिक्त या अन्य आवश्यक भागों के स्वयं कार्य कर सके। देखिए इनको कहा जाता है, देखिए सॉफ्टवेयर सूट, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका उदाहरण है। देखिए उपयोग है उदाहरण, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कार्यालय प्रयोग होते निर्मित एमएस ऑफिस पैकेज, यानी आप जब आप खरीदेंगे एमएस ऑफिस पैकेज, इसमें देखिए सब एक साथ मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलते हैं। यानी आप कोई पैकेज खरीदेंगे किसी सॉफ्टवेयर का, तो उससे संबंधित जितने सॉफ्टवेयर रहते हैं सब उसी के साथ आपको मिल जाते हैं। जैसे आप एमएस ऑफिस का एक्सेस लेते हैं, खरीदते हैं उसको, तो इसमें जितने भी एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर मेन है वो आपको सब मिल जाएंगे। जैसे देखिए आप अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल कराते हैं, तो उसमें देखिए आपको एमएस पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल सब मिल जाता है। ठीक। अब देखिए अन्य सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं, अदर सॉफ्टवेयर। इसमें देखिए रिटेल सॉफ्टवेयर, यानी बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध एवं उचित मूल्य चुकाकर प्रयोग हेतु विकसित सॉफ्टवेयर जो होता है उसको रिटेल सॉफ्टवेयर कहते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है कि कॉपीराइट प्राप्त सॉफ्टवेयर होता है। इसे ट्राई बिफोर बी वाई, यानी इसको खरीदने से पहले आप ट्राई कर सकते हैं और फिर नाम मात्र के शेयरवेयर शुल्क का भुगतान कर वितरित किया जाता है। कम महंगा होता है, यानी इसको पहले आपको यूज करने के लिए दे दिया जाएगा, आप यूज करके देख लीजिए फिर उसको खरीदिए। ये ज्यादा महंगा नहीं होता है और थोड़े कम शुल्क पे इसको आपको दे दिया जाता है। ग्रुप वेयर देखिए क्या होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसे व्यक्तियों की सुविधा अनुसार सामान्य उद्देश्य हेतु विकसित किया जाता है। जैसे देखिए ऑनलाइन चैटिंग सॉफ्टवेयर, ईमेल देखिए, वॉइस मेल देखिए, न्यूज ग्रुप देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखिए, ये भी क्या होते हैं, ये बहुत यूजर के हिसाब से बनाए गए रहते हैं। देखिए ऑनलाइन चैटिंग करते हैं हम लोग, ईमेल करते हैं, ये सब देखिए क्या होता है, ग्रुप वेयर का उदाहरण है। एक साथ ढेर सारे लोग इस पे काम करते हैं। फ्रीवेयर, यानी जिसको यूज करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। देखिए जो बिना शुल्क चुकाए व्यक्तिगत प्रयोग हो तो उपलब्ध हो, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध होता है, जब हमको जैसी जरूरत होती है हम उसको ले लेते हैं। इसका संपूर्ण अधिकार कॉपीराइट निर्माता के पास ही उपलब्ध होता है, यानी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। कॉपीराइट किसके पास होता है, जो कंपनी बनाई रहती है उसके। सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार देखिए यूजर के पास ना होकर केवल निर्माता के पास होता है, यानी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको शुल्क नहीं देना है, लेकिन उसमें इंटरनल कोई चेंज नहीं कर सकते। देखिए बिक्री हेतु अनुपलब्ध होता है, यानी इसको आप खरीद बेच नहीं सकते, केवल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फार्मवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रित रूप, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो मिश्रित रूप होता है उसी को फार्मवेयर कहा जाता है। यानी इसमें देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जुड़ा होता है। ये देखिए पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर की बचत कर उसी की जगह प्रयुक्त अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में निर्माण के समय स्टोर, जैसे देखिए रॉम में लिखित सॉफ्टवेयर इसका उदाहरण। जैसे देखिए हम लोग मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, चिप इस्तेमाल करते हैं, देखिए क्या है, ये उसी का उदाहरण है फार्मवेयर। ये देखिए एक हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। जब अपने मोबाइल में लगाते हैं आप, तो ये हार्डवेयर का भी काम करता है, सॉफ्टवेयर का, तो ये उसी का उदाहरण है फार्मवेयर। ठीक। अब देखिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। देखिए एक कानूनी दस्तावेज होता है जो कुछ शर्तों के अधीन या बिना शर्त के सॉफ्टवेयर के प्रयोग और वितरण का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। यानी किसी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर पाओगे कि नहीं यूज कर पाओगे, उसके लिए लाइसेंस होता है। जब आप पेमेंट करते हैं तब आपको उसको यूज करने की अनुमति मिल जाती है। कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना सॉफ्टवेयर का प्रयोग, वितरण, परिवर्तन करने को सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। यानी उस कंपनी के परमिशन के बगैर बिना शुल्क चुकाए या फिर शुल्क चुकाने के बाद भी आप दूसरों से शुल्क ले लेके उसको बेचते हैं, तो कहा जाता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, और इसी को पायरेसी कहा जाता है। ठीक है। इंस्टॉल अनइंस्टॉल क्या होता है, देखिए जब किसी सॉफ्टवेयर को हम किसी सेकेंडरी माध्यम से अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, डाउन रख लेते हैं उसको, देखिए क्या है, किसी सॉफ्टवेयर को किसी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना ताकि प्रयोग हेतु तैयार हो। यानी हम किसी दूसरे सोर्स से अपने सिस्टम में ले आते हैं तो उसको कहा जाता है इंस्टॉल। अनइंस्टॉल का मतलब कि अपने हार्ड डिस्क से उससे जब हटा देते हैं, डिलीट कर, देखिए हमको जिस
ऐप्स की जरूरत होती है हम उसको रखे रहते हैं, जरूरत नहीं होती हम उसको रिमूव कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, वही चीज। अब देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, जैसे बग एवं डीबग। ये देखिए क्या होता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में उपस्थित त्रुटि को बग कहा जाता है। यानी आपके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि है, कोई गड़बड़ी है, तो उसको क्या कहा जाएगा, बग। और उस त्रुटि को ढूंढकर उसमें सुधार कर देना क्या जाता है, डीबग। यानी आपने कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल या कंप्यूटर या किसी सिस्टम में रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर दिखा रहा है, तो उसी एरर को कहा जाता है बग। और जब उस एरर को आप सही कर देते हैं, सही हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है डीबग। बग एवं डीबग हेतु निर्मित सॉफ्टवेयर को डीबगर कहा जाता है। ठीक। सिंटैक्स गलती क्या होती है, देखिए प्रोग्रामिंग में व्याकरण की गलतियों को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। यानी आपके प्रोग्राम में अगर व्याकरण से संबंधित कोई गलती है तो उसको क्या कहा जाएगा, सिंटैक्स एरर। और इसको देखिए वैल्यू या वैल्यू हो जाता है, जैसे आपने वैल्यू लिखा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, VALU, वैल्यू, तो ये गलत है। इससे आपको उसको चेक करके वो सही कर देता है। ठीक है। लॉजिक एरर क्या होता है, देखिए प्रोग्राम क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले गलतियों को लॉजिक एरर के नाम से, जैसे देखिए आप कोई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, उसमें कोई एरर आएगी तो इस प्रकार के सिंबल दिखाते हैं। ये सब क्या थी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, और इसको आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर आता है। कभी कभी मिलान के रूप में आता है, कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में आता है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में भी इसके माध्यम से अब जान गए। तो मैंने इसमें आपको इमेज के माध्यम से भी दिखा दिया और लिखित रूप में भी दिखा दिया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मेमोरी के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन मैंने सोचा कि मेमोरी के बारे में बताने से पहले विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के भी बारे में बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम मेमोरी के बारे में अध्ययन करें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।